हाँ, नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन सुन लीजिए कि वो कहाँ यूज़ होने वाला है और उसको क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, देखिए हम लोग क्या कर रहे थे अभी, हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे, है ना, एट एनी स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का क्या मतलब है, आपको फिर से मैं याद दिलाता हूँ। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या मतलब है, टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस में, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कितना रखना है, 1 कैपिटल M 1 मोलार, और प्रेशर कितना मेंटेन करना होता है, 1 बार या 1 ATM। ये हमारी कंडीशन है स्टैंडर्ड बनाने के लिए, है ना। अगर हमने इस कंडीशन को फॉलो करके किसी भी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट किया तो वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बोलिए, स्टैंडर्ड क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 सेल। और ये निकालने का तरीका क्या है, हमने डिराइव करके क्या बनाया है, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, क्या, रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कैथोड, और माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। ये निकाला ना, SOP SRP दोनों का सम E0 सेल होता है। SOP को हमने किस में चेंज कर दिया, SRP, एनोड के लिए, तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल हो गए, एनोड वाला भी कैथोड वाला भी। एनोड वाला चेंज हो गया है, SOP था तो चेंज हो गया तो माइनस SRP बना, है ना। तो बेसिक फार्मूला हमारा क्या बना, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल बोले, ये भी तो क्या चीज़ है, दो रिडक्शन पोटेंशियल का सब्ट्रैक्शन क्या देगा, रिडक्शन पोटेंशियल ही देगा, तो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल इससे निकलता है। लेकिन कंडीशन क्या मेंटेन है, स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से हमने यहाँ क्या लगाया है, क्या लगाया है, नॉट लगाया है। अब देखिए, ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार हर सेल में स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन की जाए, ज़रूरी तो नहीं है कि उस सेल में जो सॉल्यूशन हमने भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार ही हो, ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे रूम का टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन ही हो, 25 डिग्री सेल्सियस ही हो। गर्मी के सीज़न में कभी 37 डिग्री भी हो जाता है, 44 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। ज़रूरी तो नहीं है कि यही टेम्परेचर मेंटेन हो, ज़रूरी तो नहीं है कि यही प्रेशर मेंटेन हो हर सेल में, ऐसा नहीं है। तो अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ बदल गई, चाहे आपके सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बदल गया, चाहे आपके एनवायरनमेंट का प्रेशर चेंज हो गया, चाहे आपके रूम का टेम्परेचर चेंज हो गया, ये तीनों चेंज हो जाएं या तीनों में से कोई भी एक चेंज हो जाए, तो क्या चेंज हो जाएगा, सेल का रिडक्शन पोटेंशियल बदल जाएगा। क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल हमने ये कंडीशन मेंटेन करके निकाली है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन बदल जाएगा तो सेल का पोटेंशियल जो थ्योरेटिकली आना चाहिए वो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, है ना। जो भी आएगा वो भी तो सेल का ही पोटेंशियल कहलाएगा ना, लेकिन वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं होगा, बस समझे ना। और उस समय ये कंडीशन अगर मेंटेन नहीं हो रही है, कोई भी एक चीज़ छूट जा रही है, उस समय जो सेल का पोटेंशियल निकलेगा उसको सिर्फ हम क्या लिखेंगे, ई सेल, समझ रहे हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, इसमें ना तो आपका टेम्परेचर 298 केल्विन मेंटेन है, ना आपका कंसंट्रेशन 1 मोलार मेंटेन है, और ना आपका प्रेशर 1 ATM मेंटेन है। इसमें से तीनों चीज़ें भी बदल सकती हैं, कोई एक भी बदल जाएगा तो भी EMF ऑफ सेल चेंज हो जाएगा, और उस समय ये EMF ऑफ सेल कितना होगा ये हम निकालना चाहते हैं, समझे ना। जब स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन होता है तो E0 सेल निकालने का तरीका क्या होता है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, वो सेल का EMF दे देगा, ठीक है ना। जब स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन होगा तो निकालने का ये तरीका होगा। लेकिन जब स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन नहीं है, कहने का मतलब इसमें से कोई भी एक चीज़ बदल गई, तो फिर रिजल्ट ये नहीं आना है जो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से बताया गया हमको, जो जिसकी सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है, वो नहीं आना है फिर, है ना। फिर तो जो सेल आएगा, जो सेल का EMF आएगा वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर EMF ऑफ सेल कैसे निकालेंगे,
इसी को निकालने के लिए नर्स ने इक्वेशन दिया। समझ रहे मेरी बात? स्टैंडर्ड कंडीशन पर ईएमएफ ऑफ सेल निकालना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास दोनों चैम्बर के लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दोनों चैम्बर के लिए अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अवेलेबल है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, है ना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में कोई ना कोई इलेक्ट्रोड ही होगा ना, रिडक्शन हाफ सेल में कोई ना कोई इलेक्ट्रोड होगा। हर मेटल के लिए, हर इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है आपके पास। हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर करके हाइड्रोजन SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर करके एक एक मेटल का क्या निकाल रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में, याद आया। और वही जो वैल्यू आई थी एक्सपेरिमेंटली उसी की सीरीज बना ली। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास अवेलेबल है वो किसका है, स्टैंडर्ड कंडीशन का है, हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर करके हमने निकाला है ना। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन नहीं हुआ, कोई भी एक चीज अगर बदल गई, मानो टेम्परेचर ही चेंज हो गया, तो फिर ये तो चेंज हो जाएगा ना। ये मेंटेन करने के बाद निकाला गया था। अगर इसमें से कोई भी एक चीज बदल गई तो ये भी बदल जाएगा ईएमएफ ऑफ सेल, और वो कितना होगा और उसको कैसे निकाला जाएगा, इसी के लिए नर्स ने इक्वेशन बनाया, इसी से डिराइव करके इक्वेशन बनाया। ये चीज समझ गए आप, ओवरव्यू, ठीक है। अब नर्स इक्वेशन समझने से पहले एक छोटी सी कहानी और आपको समझनी है, ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी और आपको समझनी है। हम क्या निकालने जा रहे हैं, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ईएमएफ ऑफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने का क्या मतलब है, ईएमएफ ऑफ सेल। सेल का ईएमएफ ही कैलकुलेट करना है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मीनिंग समझ गए ना, वो तीनों में से कोई एक भी नहीं हो या तीनों मेंटेन नहीं हो। समझ में आया? अच्छा, अब ये अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये हम कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ ध्यान से सुनिए, सेल अपन क्यों यूज़ करते हैं। जैसे गैल्वेनिक सेल आपने अभी तक पढ़ लिया, डैनियल सेल उसका एक एग्जाम्पल था। सेल अपन क्यों यूज़ करते हैं, एनर्जी हमको चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सेल क्या काम करती है, अपने एक टर्मिनल से, बैटरी अपने एक टर्मिनल से चार्जेस को सर्किट में फ्लो करा के दूसरे टर्मिनल में बुला लेती है। यानी बैटरी का काम क्या होता है, सर्किट में चार्जेस को फ्लो कराना, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा के, ठीक है। सेल जो होता है, बैटरी जो होती है, ठीक है, वो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ईएमएफ का सोर्स है, पोटेंशियल का सोर्स है। तो वो क्या करती है, सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एक टर्मिनल से चार्जेस निकल के दूसरे टर्मिनल में जाते हैं, चार्ज फ्लो होता रहता है सर्किट में। यहाँ तक बात आपको समझ में आया ना। इसका मतलब है अगर आपने बैटरी किसी भी सर्किट में कनेक्ट की है तो बैटरी क्या करेगी, चार्जेस को फ्लो कराएगी पूरे सर्किट में। और अगर बैटरी चार्ज को फ्लो कराती है तो बैटरी कुछ वर्क करती है। क्या करती है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एनर्जी खर्च होगी ना, तो बैटरी अपनी एनर्जी खर्च करके चार्जेस को फ्लो कराने का वर्क करती है। समझ में आया? तो एक सर्किट में बैटरी कितना वर्क करेगी चार्ज को फ्लो कराने के लिए, हम वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं अपने कैलकुलेशन को। ध्यान से समझिएगा, ये जितने टॉपिक आज अपन कंक्लूड कर रहे हैं, इसमें से एक एक टॉपिक से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, ये कंपल्सरली याद रखिएगा। आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय सेल टू मूव चार्ज इन द सर्किट, ठीक है। बैटरी क्या करती है, वर्क करती है चार्ज को मूव कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए, टू फ्लो द चार्ज, फ्लो लिख लीजिए, टू फ्लो चार्जेस इन द सर्किट, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला हम फिजिक्स से ले रहे हैं। अभी अभी आपने पोटेंशियल का चैप्टर पूरा अटेंड किया है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। उसमें वर्क डन का एक फॉर्मूला था, अगर किसी लोकेशन पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है V और उसमें चार्जेस फ्लो करा रहे हैं Q, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू V। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है, इसका पूरा कंसेप्चुअल लेक्चर आपने देखा है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट कोट करूं, वर्क डन या एनर्जी, जो बैटरी एनर्जी खर्च कर रही है, एनर्जी ही क्या है, वर्क डन का कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम फिजिक्स से एक फॉर्मूला ले रहे हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है, कहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो कि बैटरी के दोनों टर्मिनल में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया, Q। तो कितना वर्क किया, आंसर है Q मल्टीप्लाइड बाय V, इतना वर्क बैटरी करती है।
समझ आया? ये हमारे वर्क डन या एनर्जी जो बैटरी कंज्यूम कर रही है, एनर्जी मूव कराने में चार्ज को, ये उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल से अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम जो सेल ले रहे हैं, सेल में तो केमिकल रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन, दो हाफ सेल से बना ना सेल, तो सेल में तो केमिकल रिएक्शन होता है, तो फिर कौन सा चार्ज इन्वॉल्व होगा, कौन सा चार्ज यहाँ लिया जाएगा और पोटेंशियल कौन सा लिया जाएगा? तो पोटेंशियल के लिए बिल्कुल सीधा सा हमारे पास जवाब है, जो भी दो हाफ सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ठीक है ना, वो हम पोटेंशियल यहाँ पर ले लेंगे। समझ रहे हैं? और ये पोटेंशियल निकालना तो हमको आता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास होती है, वो तरीका देखिए, ये स्टैंडर्ड अगर मेंटेन है तो हम ऐसे निकाल लेंगे, और नहीं मेंटेन है तो फिर हम आगे बताते हैं कैसे निकालेंगे, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालना हमको आता है। ये ईएमएफ ऑफ सेल ही क्या चीज़ है? पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हैं? अब हम आते हैं चार्ज। बैटरी जो सर्किट में चार्ज फ्लो कराती है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? ठीक है ना? हमने पढ़ रखा है कि किसी भी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? रिडॉक्स, यानी ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, दोनों मिला के क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन होता है। और कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो, उसको हम स्टार्ट नहीं करते। आपने देखा है बैटरी के टर्मिनल से हम वायर लगा के बल्ब में लगा दें तो बल्ब चालू हो जाएगा। क्यों? जैसे ही आपने सर्किट कंप्लीट किया बैटरी खुद ब खुद वर्क करना शुरू कर देती है। तो आपने ये एग्जांपल पढ़ा है गैल्वेनिक सेल में या डैनियल सेल में। ठीक है? बैटरी के द्वारा किया गया काम कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस, यानी ये रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होता है वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होगा। और अगर बैटरी के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन करवाने वाला भी तो बैटरी ही है ना। अगर ये रिएक्शन हो रहा है रिडॉक्स, तो बैटरी क्या कर रही है? वर्क कर रही है कि नहीं? रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? देखिए, हम एग्जांपल ले रहे हैं डैनियल सेल का, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तब आपको बातें ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगी। एग्जांपल हम ले रहे हैं डैनियल सेल का। डैनियल सेल में आपने देखा एनोड में कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। और डैनियल सेल में कौन से दो मेटल की इलेक्ट्रोड अपन ले रहे थे? जिंक और कॉपर। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए ऑक्सीडेशन दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा मतलब ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा एनोड में कौन सा रिएक्शन हुआ? जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जिंक क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बना लेता है ना? कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया जिंक ने? हाँ। अब ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, ये तो केमिकल रिएक्शन हुआ ना, हाफ सेल का हाफ रिएक्शन हुआ, ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ ना, हाफ रिएक्शन। भाई रिडॉक्स टोटल रिएक्शन है तो उसका ये हाफ रिएक्शन है, एनोड में होने वाला ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इसे हाफ सेल रिएक्शन। ठीक बात। अब इस रिएक्शन को कैसे पढ़ते हैं? थोड़ी सी स्टोइकियोमेट्री समझ लीजिए। ठीक है? स्टोइकियोमेट्री ये है कि इसके सामने जो कोफिशिएंट है उसको अपन क्या बोलते हैं? मोल या मॉलिक्यूल या एटम, जो भी आपको पढ़ना है, मॉलिक्यूल या मोल से अपन इसको पढ़ते हैं। तो इसको मैं पढ़ूंगा 1 मोल जिंक, सॉलिड है ये, रॉड है, और ये सॉल्यूशन में क्या दे रहा है? आयंस। तो 1 मोल जिंक सॉल्यूशन में कितने मोल जिंक +2 आयन दे रहा है? 1 मोल। और कितने मोल इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? कितने मोल इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन के सामने वाला नंबर क्या दिखाता है? नंबर ऑफ मोल। स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन 11वीं कक्षा में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से इसको अपन कैसे पढ़ते हैं? 1 मोल ऑफ जिंक गिव्स 1 मोल ऑफ Zn2+ ions in the aqueous solution and liberate 2 moles of electron। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े? हाँ, 1 मोल ऑफ जिंक ने 1 मोल ऑफ जिंक आयन दिया, किसमें? सॉल्यूशन में। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकाले। तो 1 मोल जिंक से कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकले। जितने मोल इलेक्ट्रॉन यह निकालता है वही तो कैथोड पे जाता है और कैथोड उसको रिसीव करता है। तो कैथोड पर हमको पता है रिएक्शन कौन सा होना है? रिडक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? रिडक्शन। और जितने मोल इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े हैं वही तो ये रिसीव करता है। तो यहाँ पर कौन होता था? कॉपर।
कॉपर ने ये जितने मोल इलेक्ट्रॉन उसने छोड़े, कॉपर ने उतने मोल इलेक्ट्रॉन रिसीव किए और रिसीव करके क्या बनाया, कॉपर, है ना। ये एक्वस था। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देखिए 1 मोल कॉपर प्लस 2 आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या बनाता है, 1 मोल कॉपर। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखिए यहां पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। आपको मालूम है रिडॉक्स लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है तो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं। अगर बैलेंस नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई कर पुरा के इसको बैलेंस करते और फिर बोलते इतने मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसको अपन n लिखाए हैं पहले। याद आया कि नहीं आया, बोलिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिडॉक्स रिएक्शन कितने हैं यहाँ, 2 मोल। कितने मोल, हाँ कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन में टोटल कितना चार्ज होगा? अब हम आते हैं टॉपिक पर। ये जो चार्ज यहाँ हम बात कर रहे थे, जो चार्ज बैटरी फ्लो कराती है सर्किट में, वो चार्ज कितना होता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? चूंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में जितने चार्ज पार्टिसिपेट करेंगे ये वही चार्ज तो फ्लो करा रहा है। भाई केमिकल रिएक्शन होता है दोनों कंपार्टमेंट में ना, तो केमिकल रिएक्शन होता कैसे, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। तो इसने कितने मोल इलेक्ट्रॉन भेजे, उसने कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, यही तो है टोटल चार्ज फ्लो इन द सर्किट, है ना। तो यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 2 मोल। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है सर्किट में, ये कितना चार्ज होगा, समझ गए। अब सुनिए आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उसमें एक इक्वेशन आएगा फेराडे का। फेराडे के 2 लॉ हमको पढ़ने हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है। उसमें से हम एक कैलकुलेशन आपको आगे चल के बताएंगे, हालांकि वो हिस्सा पहले आ गया तो मुझे पहले ही बताना है आपको, ठीक है। जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 23, कितना, -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, Na, यानी 6.023 10 टू द पावर 23, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 और कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, 6 इंटू 10 टू द पावर 22। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 मोल का चार्ज आ गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आता है कैलकुलेशन करने के बाद 96,500 कूलम। कितना आता है, 96,500 कूलम। ये कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, हाँ ये याद रखिएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं। मैं मोल इसलिए कंक्लूड कर रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री ही मोल से बताई जाती है, और यहाँ सेल के अंदर तो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है ना, तो हम मोल इन्वॉल्व कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में स्टोइकोमेट्री किससे बताई जाती है, नंबर ऑफ मोल से। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल, तो उसको हम नंबर ऑफ मोल में गिनेंगे। 1 मोल गया कि 2 मोल गया कि 10 मोल गया, तो हमने 1 मोल को पकड़ के टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं, सब मिला जुला के 96,500, और इसी चार्ज का नाम हमने रख दिया 1 फेराडे। क्या बोलेंगे, 1 फेराडे। 1 फेराडे चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम पर मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, तो पर मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितने होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। समझ गए, 1 फेराडे। ये यहां तक समझे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इतना, 1F, 1 फेराडे बोल सकते हैं। 1 फेराडे चार्ज मूव हो रहा है, और 1 फेराडे चार्ज का मतलब 96,500 कूलम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल था डैनियल सेल का। मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक सेल हजारों तरह के हो सकते हैं। हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया, जिंक और कॉपर से बना हुआ, उसका नाम डैनियल सेल है। हो सकता है वो कोई दूसरे इलेक्ट्रोड यूज़ करे तो फिर सेल का नाम दूसरा हो जाएगा, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। आपने कुछ न्यूमेरिकल भी बनाए थे जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे बैलेंस करने के बाद, तो कहीं पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, कहीं 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, कहीं 10 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। तो मैं ये नंबर लिखने के बजाय
क्या लिख दूं? टोटल चार्ज अगर मुझे बताना है, ठीक है, कभी किसी सेल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, किसी में 2 मोल, किसी में 3 मोल, किसी में 4 मोल। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो मतलब उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1f। 2 मोल अगर फ्लो हो रहा है तो 2f, यानी 96,500 मल्टीप्लाइड बाय 2। 4 मोल अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी सेल में तो कितना चार्ज माना जाएगा? 4f। f का मतलब तो आप समझ गए। तो हर सेल अलग अलग नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है, तो उसके लिए मैं 1 2 3 4 लिखने के बजाय क्या लिख दूं? n इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? nf। समझे? तो किसी भी सर्किट में बैटरी जो वर्क करेगी उसमें कितना चार्ज फ्लो होगा? क्या लिख दें इसको? nf। समझ रहे मेरी बात? तो इसको हमने लिख दिया चार्ज की भाषा में क्या? nf। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज फ्लोइंग बिटवीन द टू हाफ सेल। समझ गए? ये n है। और ये क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज बनता है ये उतना चार्ज है, 96,500। तो टोटल चार्ज निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा। n कैसे आएगा? रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने के बाद। ये पहले भी हम n कर चुके हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो n है, मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये आ गया टोटल चार्ज जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। समझे? और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल क्या चीज है? ईएमएफ ऑफ द सेल, यही ना, वैसे ही नापते हैं ना, ईएमएफ ही निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है एक्चुअल में? ई सेल। ठीक है ना? ये आया हमारा वर्क डन। समझ गया? यहां तक समझे कि नहीं समझे? ये क्या आया? वर्क डन। NF मल्टीप्लाइड बाई ई सेल। ई सेल किसकी जगह पर लिखे? पोटेंशियल अपन किस में नापते हैं? सेल में। ई नॉट सेल या ई सेल। अगर नॉन स्टैंडर्ड है तो ई सेल, स्टैंडर्ड होता तो ई नॉट सेल लिख देता मैं। ठीक है? अच्छा, अब देखिए वर्क डन को समझिएगा। जब बैटरी वर्क करती है चार्ज को फ्लो करवाने के लिए तो बैटरी की अपनी एनर्जी खर्च होगी। अब एक चीज़ आपने और पढ़ी है थर्मोडायनेमिक्स में और इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, क्लास 11th में, कि हर सिस्टम अपने लिए थोड़ी एनर्जी रिजर्व कर लेती है। वो उसके पास होनी ही चाहिए, तभी वो जिंदा रहेगी। और वो एनर्जी रिजर्व करने के बाद उसके पास कुछ एनर्जी बच जाती है जिसको यूजफुल एनर्जी बोलते हैं, जिससे वो सब काम करेगी। ये काम करना है उसी एनर्जी से करेगी, ये काम करना है उसी एनर्जी से करेगी, ये काम करना है उसी एनर्जी से करेगी, है ना? तो यूजफुल एनर्जी होती है उसके पास वर्क करने के लिए। जब भी कोई सिस्टम वर्क करता है तो वो एनर्जी उसी एनर्जी से वर्क करता है, तो उस एनर्जी का पैरामीटर क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। एनर्जी कम होगी ना भाई, खर्च कर रहा है एनर्जी, तो यूजफुल एनर्जी घटती जाएगी। तो जब भी बैटरी वर्क करता है चार्ज को फ्लो करवाने के लिए तो उसकी अपनी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। कौन सी? यूजफुल एनर्जी। और यूजफुल एनर्जी को बोलते हैं हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी। क्या बोलते हैं? जो फ्रीली उसके पास अवेलेबल होता है यूजफुल वर्क करने के लिए। समझ रहे हैं? तो जब भी एक बैटरी वर्क करेगा तो उसका यूजफुल एनर्जी क्या होता जाएगा? उसमें चेंज आता जाएगा। जितना ज़्यादा वर्क करेगा उतना ज़्यादा कमी आता जाएगा, उतना ज़्यादा चेंज आता जाएगा। तो फॉर यूजफुल वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ये चीज समझे? जितना ज्यादा बैटरी वर्क करेगा उसकी फ्री एनर्जी में उतना कमी आती जाएगी, चेंज आता जाएगा। पहले 100 जूल है उसके पास टोटल एनर्जी, उसने वर्क कर लिया थोड़ा सा, 20 जूल का वर्क कर लिया, तो कितना एनर्जी बचा उसके पास? 80, यानी चेंज आ गया। कितने का चेंज आया? 20 का। समझे? तो 100 में से 80 निकाल दीजिए, कितने का चेंज आया? 20। और एनर्जी घट गई इसलिए माइनस साइन लगा दिया। घटती जाएगी ना, वर्क करता जाएगा, एनर्जी खर्च करता जाएगा, तो एनर्जी का चेंज गिरता जाएगा, एनर्जी कम होती जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो वर्क डन किसके बराबर होगा? जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी उसकी फ्री एनर्जी घटती जाएगी। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? अब वर्क का एक कैलकुलेशन ये हो गया और वर्क डन इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। देयरफॉर ये हमने लिख दिया वर्क इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज NF और ई सेल। ठीक है ना? ये इक्वेशन बना जी, और इसको हमने इक्वेट किया तो दिस इज डेल्टा G इज इक्वल टू, ये माइनस साइन इधर लगा दिए, NF ई सेल। ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। और ये वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में। डायरेक्ट क्या आएंगे?
डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये कौन से कंडीशन पर अपन निकाल रहे हैं, यहाँ नॉट नहीं लगा है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे। कौन से कंडीशन में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है, ये जो तीनों पैरामीटर हैं इसमें से कोई भी एक मेंटेन नहीं होगा, समझ रहे हैं, कोई भी एक, या तीनों नहीं हो चलेगा, कोई दो नहीं हो चलेगा, कोई एक भी मेंटेन नहीं होगा तो भी नॉन स्टैंडर्ड रहेगा। स्टैंडर्ड बनने के लिए तीनों चीजें मेंटेन होनी चाहिए, समझे। तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये फॉर्मूला हमको मिला, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर हमने कंडीशन मेंटेन कर लिया स्टैंडर्ड, तो फिर यही क्या बन जाएगा, एट स्टैंडर्ड कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल NF, और इसको क्या लिखेंगे फिर, नॉट लगा देंगे। नॉट लगा है मतलब हाँ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द वर्क डन, या कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, या चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, किसी भी लैंग्वेज में आए। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आपको निकालना रहेगा। एक सेल हमने लगाया, डैनियल सेल लगाया एक सर्किट में, उसने इतना वर्क किया या इतने इलेक्ट्रॉन उसमें फ्लो हो रहे हैं, तो NF आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसका सेल का पोटेंशियल इतना है, तो बताइए कितने एनर्जी में चेंज आएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट, समझ गए। और स्टैंडर्ड कंडीशन में पूछेगा तो अपन ये यूज कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन सब मेंटेन रहेंगे तो ये यूज कर रहे हैं, और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में ये यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब गिब्स फ्री एनर्जी हमको निकालना है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज पार्टिसिपेटिंग इन रिडॉक्स रिएक्शन। 1F तो आप जानते हो कितना होता है, 96,500। और ई नॉट सेल ये निकालना आपको अच्छे से आता है। ई नॉट सेल कैसे निकाला जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये निकालना आपको आता है क्योंकि इसकी वैल्यू अवेलेबल रहेगी हमको। तो ई नॉट सेल हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर आया तो ये ई सेल कैसे निकाला जाएगा, ये निकालने का तरीका अभी तक हमारे पास नहीं था, समझ रहे हैं। ये कैलकुलेशन करने के लिए अगर स्टैंडर्ड कैलकुलेशन पर हमसे पूछा जा रहा है तो ई नॉट सेल निकालने का तरीका है, अभी तक हम वही तो सीखते आ रहे थे, समझ रहे हैं। स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालने का तरीका हमारे पास है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ई नॉट सेल आ गया, यहाँ रखे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे, एफ की वैल्यू जानते ही हैं, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई किया, गिब्स फ्री एनर्जी आ गया स्टैंडर्ड कंडीशन में। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए ईएमएफ ऑफ सेल चाहिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि ये फॉर्मूला साहब हम शी लगा लगा के एक एक इलेक्ट्रोड का निकाले हैं, और शी यानी क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन किया हुआ इलेक्ट्रोड था। तो ये सब पोटेंशियल जो हमने कैलकुलेट किए थे स्टैंडर्ड पोटेंशियल थे। तो ये निकालने के लिए अब हम नर्स्ट इक्वेशन का सहारा लेंगे। नर्स्ट इक्वेशन, ये समझ गए। तो नर्स्ट इक्वेशन किस काम में आने वाला है, ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करने के काम में आने वाला है एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अच्छा, यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो आप नोट कर लें। डेल्टा जी नॉट क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा जी नॉट क्या चीज़ है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना। और डेल्टा जी क्या चीज़ है, सेम, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना। एन क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिसिपेटिंग इन रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। और फेराडे क्या चीज है, दिस इज चार्ज, कितना चार्ज, 96,500 कूलम। ये डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ तक समझ गए बात, ठीक है ना। हाँ, ये नोट करें। अब अपन आगे चलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ले रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
नस्ट इक्वेशन अपन क्यों पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार रिमाइंड करिए क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब जो ईएमएफ ऑफ सेल हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर कर रहा है कि नहीं। क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 1 मोलार नहीं है। 1 मोलार होता तो क्या निकल जाता, स्टैंडर्ड पर निकल जाता। और किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर। क्यों डिपेंड कर रहा है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो फिर ईएमएफ ऑफ सेल चेंज हो जाएगा। इसलिए ईएमएफ ऑफ सेल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर। अगर ये 1 मोल है कंसंट्रेशन ऑफ आयन और टेम्परेचर 298 केल्विन है तब तो ठीक चल रहा है मामला, क्या निकल गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट सेल निकल जाएगा। लेकिन ईएमएफ ऑफ सेल कब चेंज हो जाता है, जब टेम्परेचर 298 केल्विन से हट जाए, बदल जाए, या कंसंट्रेशन आयन का 1 मोलार से चेंज हो जाए, तो फिर ईएमएफ भी क्या हो जाएगा। तो ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पर और टेम्परेचर पर और प्रेशर पर भी। तो प्रेशर तो जनरली हर जगह अपन लैब में 1 atm ही मानते हैं, हर जगह एयर का प्रेशर कितना होता है, तो वो तो मेंटेन रहेगा। मान लो किसी केस चेंज होता है तो होता है, लेकिन ज़्यादातर चेंज करने वाले फैक्टर कौन से हैं, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो नस्ट इक्वेशन क्या देगा, तो आंसर है इट गिव्स रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन एंड टेम्परेचर। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसमें नोट करें ईएमएफ ऑफ सेल, depends on concentration of ions and temperature. EMF of cell depends on concentration of ion and temperature, और यही तो बताता है नस्ट इक्वेशन कि कितना टेम्परेचर बदलेगा तो EMF कितना हो जाएगा सेल का, कितना कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा तो EMF ऑफ सेल कितना होगा उस समय नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। समझ गए ना। इसलिए EMF ऑफ सेल किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन और टेम्परेचर और प्रेशर पर भी, मगर उसको मैं लिख नहीं रहा। यहाँ तक समझ गए बात, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो नर्स ने इसकी स्टडी की और स्टडी करके हमको एक इक्वेशन बना करके दिया। अब थोड़ा सा यहाँ बच्चों को डाउट होता है इसमें, क्योंकि अब जहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी वो ऐसे निकलता है, ऊपर से निकल जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़े से इसका थ्योरी सुन लीजिए। नर्स ने जब ये इक्वेशन बनाया, उन्होंने देखा कैलकुलेट करके कि जब हम 1 मोलार कंसंट्रेशन लेते हैं सेल के अंदर सॉल्यूशन का और टेम्परेचर 298 केल्विन रखते हैं, तो जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापा जाता है ई नॉट सेल, तो बिल्कुल वही आता है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से आना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीके से वही आना चाहिए, वही आता है। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, टेम्परेचर चेंज हो गया या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया, तो फिर ईएमएफ ऑफ सेल वो नहीं आता जो स्टैंडर्ड से आना चाहिए, चेंज हो गया। तो कितना चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, ये बताने के लिए उन्होंने इक्वेशन बनाया। और ये इक्वेशन बनाने के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेहनत ऐसी थी कि उनको पहले थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ा, केमिस्ट्री का। क्या पढ़ना पड़ा, जो आप लोग कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स उनको पढ़ना पड़ा। और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के वो वहाँ से एक इक्वेशन उठा के लाए। क्या उठा के लाए, एक इक्वेशन उठा करके लाए थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से। और वो इक्वेशन मैं एज इट इज़ यहाँ पर लिखूँगा और आप ये डाउट नहीं करेंगे कि वो इक्वेशन कहाँ से आया, क्योंकि वो क्लास 11th में आप पहले पढ़ाए हैं, वहाँ से आया। उसी इक्वेशन को यूज़ करके नर्स ने जो है इसका इक्वेशन डिराइव किया। समझ गए मेरी बात। तो पहले इसको ध्यान से पूरा सुनिए, पूरी बातें सुनिए, आपको 5 मिनट के अंदर पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगे, तो आपके डाउट भी नहीं रहेंगे। खाली इतनी बात सुन के कि ये इक्वेशन कहाँ से आया, क्यों यूज़ किया, कैसे आ गया, ये सवाल नहीं करना आपको। एज ए ब्राइट स्टूडेंट आपको समझना है, इसको भी ग्रेस्प करना है, शामिल करना है अपने नॉलेज में। ठीक है, और हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेसिकली हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फॉर इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड में रिडक्शन होगा, कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे रिडक्शन मतलब M+N, दिस इज एक्वस, ये N इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना देगा, M सॉलिड। रिडक्शन हुआ। रिडक्शन रिएक्शन ऐसे ही अपन लिखते हैं ना, ठीक है ना, ऐसे ही लिखते हो, ठीक है ना। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स से नर्स ने कौन सा इक्वेशन पकड़ा, उन्होंने डायरेक्ट एक इक्वेशन कोट किया,
बाय थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग रिएक्शन कोशेंट। क्यू तो आप जान रहे हैं, गैल्वेनिक सेल में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ये क्यू कहाँ का है? इक्विलिब्रियम चैप्टर का है, 11th क्लास का, याद आया? और ये क्या कहलाता है? रिएक्शन कोशेंट। और रिएक्शन कोशेंट क्या चीज़ है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या उसको आप एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आप जानते हैं, ये इक्विलिब्रियम से उठाया, और ये पूरा इक्वेशन कहाँ से उठाया? थर्मोडायनेमिक्स से उठाया। अब इसमें ये जो आर यूज हो रहा है, आर भी आप पहचानते हैं। आर क्या चीज़ है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314 अगर मैं ले रहा हूँ। एक तो 0.0812 कितना होता है? 21 0.08214 समथिंग, ठीक है। उसकी यूनिट फिर चेंज हो जाती है, प्रेशर का यूनिट आ जाता है एटीएम या बार पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। और जब हम ये यूज़ करते हैं तो इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट होती है इसकी। तो अपन ये यूज़ कर रहे हैं आर की वैल्यू, ठीक है ना, जूल एनर्जी वाला यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वर्क हो रहा है तो वर्क में एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एनर्जी का यूनिट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझे? टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए? क्या पढ़ रहे हैं आप? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए कैसे ईएमएफ कैलकुलेट होने वाला है, यही पढ़ रहे हैं ना, यही पढ़ रहे हैं ना। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन। कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, जिस टेम्परेचर पर आप निकालेंगे, अगर 298 ही होना है तो फिर स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया, ठीक है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं है टेम्परेचर कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो 298 के लिए ही आते हैं। ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर कुछ भी होगा यहाँ रख के हम निकाल लेंगे, लेकिन ज़्यादातर 90% क्वेश्चन कितने टेम्परेचर पर बनाए जाते हैं? 290 रूम टेम्परेचर पर ही बनाए जाते हैं। तो टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। टेम्परेचर ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं, एनी टेम्परेचर कुछ भी, बट जनरली वो देंगे क्या? 298 केल्विन ही जनरली देते हैं, लेकिन कोई भी हो सकता है, इसलिए तो ये इक्वेशन बना रहे हैं ना। टेम्परेचर कुछ भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यहाँ रखेंगे टेम्परेचर। ये लॉग क्या चीज़ है? एल एन, दिस इज नेचुरल लॉग। एल एन क्या चीज़ है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस ई, और इसमें फिर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लॉग टू द बेस ई। मत डरिए, क्योंकि लॉग ई को लॉग बेस 10 में चेंज करना आप जानते हैं। कैसे चेंज करते हैं? इसको अपन चेंज कर सकते हैं लॉग बेस 10 में, और उसके लिए एक फैक्टर लगता है 2.303। लॉग बेस 10 में ये चेंज हो जाएगा। इसको लॉग बेस 10 लिखना है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हाँ, तो लॉग ई इसमें चेंज हो जाएगा, और ये लॉग निकालना आपने सीख रखा है पहले से, ठीक है। तो ये लॉग भी चेंज हो जाएगा। क्यू क्या चीज़ है यहाँ पर? दिस इज रिएक्शन कोशेंट, और ये कैसे निकलता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। और आपने ये भी पढ़ा है किसी सॉलिड का और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। समझे मेरी बात? ठीक है, बस अब देखिए ये चीज़ें समझ में आई। ये उनका बेसिक फॉर्मूला था जो उन्होंने कहाँ से उठाया? थर्मोडायनेमिक चैप्टर से उठाया। अब डेल्टा जी क्या है, डेल्टा जी नॉट क्या है, अभी थोड़ी देर पहले आपने सीख लिया, वो देखिए। अब तो उसमें कोई डाउट नहीं कहाँ से आया वो, मैंने उसका डेरिवेशन करके वर्क से आपको निकाल के दिखाया वो कैसे आया। वैल्यू पुट करते हैं, समझे ना। तो इसकी वैल्यू कितनी पुट करें अपन? -NF ई सेल इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल प्लस RT log Q। या बेस 10 में करना चाहते हैं तो उसको रख ले, कोई भी रख लेंगे आगे। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद पूरे इक्वेशन से हम -NF कॉमन निकाल रहे हैं। कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालो -NF, तो इससे कट जाएगा। या हर इक्वेशन को क्या करो? -NF से डिवाइड कर दो, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमने -NF से हर टर्म को डिवाइड कर दिया। ये
तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, EMF ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू माइनस NF कैंसिल हो गया, क्या बचा, E नॉट ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या बचा, दिस इज RT अपॉन NF और दिस इज log Q। ये बन गया हमारा बेसिक फॉर्मूला EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करने का, और यही है नर्स्ट इक्वेशन। क्या है, दिस इज नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन। समझ आया कैसे निकला ये, समझ आया कि नहीं आया, आया। अब इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और वो नेचुरल लॉग की वैल्यू log बेस 10 में चेंज करके यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, तो याद रखिएगा, स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूं, स्ट्रिक्टली व्हेन टेम्परेचर डज नॉट बिकम 25 डिग्री सेल्सियस, ये तब के लिए यूज होगा। यहाँ आप रख लीजिए जो भी टेम्परेचर देगा, इसके अलावा फट से यहाँ पुट करिए, R आप जानते हैं, NF आप जानते हैं, पुट करिए, निकाल लीजिए। जब टेम्परेचर क्या नहीं होना चाहिए, 298 केल्विन, और मान लो रेगुलर क्वेश्चन में 298 केल्विन ही देगा, खाली कंसंट्रेशन बदल देगा, तो भी स्टैंडर्ड कंडीशन हट गई। कंसंट्रेशन 1 मोलर से चेंज कर दिया, टेम्परेचर भले उसने 298 केल्विन रखा, तो भी स्टैंडर्ड कंडीशन हट गई कि नहीं। कोई भी एक पैरामीटर चेंज हो जाए, चाहे प्रेशर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, कंसंट्रेशन, स्टैंडर्ड कंडीशन खत्म हो जाएगी। तो मान लो उसने टेम्परेचर इतना रखा और कंसंट्रेशन बदल दिया, 1 मोलर से हटा दिया, तो भी नॉन स्टैंडर्ड पर आ गए हम। तो अगर फॉर टेम्परेचर 298 केल्विन बट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर उसने 298 ही लिया, तो फिर इसको अपन एक स्टेप और आगे ले चलते हैं। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, R को कितना रखना है, 8.314, टेम्परेचर कितना ले रहे हैं अपन, 298, ठीक है, डिवाइडेड बाय N क्या चीज़ है, रेडॉक्स रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो तो रिएक्शन लिखने के बाद ही पता चलेगा, उसको छोड़ देते हैं। ये 1 फैराड की वैल्यू आप जानते हैं कितना, 96500 कूलम, ठीक है ना यहाँ तक। हाँ, अब ये log Q, तो इसको हम बेस 10 में चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिखें, 2.303, ये हो गया log बेस 10, और साथ में क्या है, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आई बात, आया कि नहीं आया। अब हमने क्या किया, ये इतना पोर्शन सॉल्व कर लिया, और ये याद रख लिया कि ये किसके लिए है, जब टेम्परेचर कितना हो, 298, तब ये लगा के इसको सॉल्व करके, ताकि हमको लंबा चौड़ा फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़े, 298 केल्विन के लिए इसको रख के सब चीज़ें कैलकुलेट किए, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, और एक छोटा सा फार्मूला बना लिया, और ये फार्मूला बना, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 0.591 डिवाइडेड बाय n तो है ना अभी 0.0591, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद इतना आया, और साथ में क्या बचा, log बेस 10 रिएक्शन कोशेंट, दिस इज EMF ऑफ सेल, ये और छोटा हो गया। तो इसमें ना आपको R रखना है, ना आपको F रखना है, समझ रहे हैं, ना आपको T रखना है, T अगर 298 केल्विन पर है, कुछ नहीं रखना, सिर्फ ये रखना है, क्या चाहिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इधर से उधर, ठीक है। और ये तो आप जान रहे हैं, रिएक्शन कोशेंट लॉग निकालना वो एक अलग ही मेथड है, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट करके उसको निकाल के रख के सॉल्व कर लेंगे। तो जो 10 स्टेप में होने वाला था वो 2 स्टेप में हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिक्टली याद रखिएगा, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जब टेम्परेचर कितना होगा, हाँ इतना 298 केल्विन, तब हम ये छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। समझे यहाँ तक कि नहीं समझे, इसको नोट करें। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ कोट कर रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट क्या चीज़ होता है, अभी मैंने वहाँ लिखा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हर जगह हमको क्या बताया जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो फिर रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ कौन है प्रोडक्ट में, तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ये डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ये। और किसी भी सॉलिड का, प्योर स्टेट लिक्विड का एक्टिव मास कितना होता है, 1, तो ये कितना हो गया, दिस इज 1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ दिस।
तो Q की जगह क्या लिखना है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये एक स्टेप और आगे चला गया, एक स्टेप और आगे, तो ये कितना बना, दिस इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, और दिस इज log बेस 10 और 1 अपॉन दिस इज m प्लस n एक्वस कंसंट्रेशन, ये बन गया। ठीक है, Q की वैल्यू हमने पुट कर दी फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आया। तो बेसिक फॉर्मूला कौन है नस्ट का, ये कब लगेगा, जब टेम्परेचर कुछ भी दिया हो 298 के अलावा, और 298 दिया है तो क्या करना है, ये यूज़ कर लेना है ना, या इसी को एक स्टेप आगे बढ़ा के ये यूज़ कर लेना है। दूसरी चीज़, लॉग की एक प्रॉपर्टी और लगेगी, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या होता है, आपने लॉग पढ़ा है ना, जब किसी भी डिनोमिनेटर को अपन ऊपर ले जाते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है, वो माइनस साइन इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगा ई नॉट सेल प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ m n प्लस एक्वस, 1 अपॉन नहीं, डायरेक्ट ऊपर चला गया तो यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ गए? तो आप चाहें तो वो भी लिख लीजिएगा, ये नोट करें यहाँ तक आप। अब हमारे सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ से, नस्ट इक्वेशन से, दैट विल बी एप्लीकेशन ऑफ नस्ट लॉ, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो पहली चीज़ अपन कंक्लूड कर रहे हैं फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन से। ठीक है, पहली चीज़ तो हमसे ये पूछी जाएगी, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना। EMF of cell non standard condition। ठीक है, कैलकुलेट EMF of cell at non standard condition, मीनिंग समझ गया ना नॉन स्टैंडर्ड का, अब तो नहीं बताना बार बार, ठीक है ना। और मैं इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ डैनियल सेल का, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, गड़बड़ होता है, होने दीजिए। डैनियल सेल के एग्जांपल हम कोट कर रहे हैं, हालांकि गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ बोलिए, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते थे डैनियल सेल का, क्या लिखूं, Zn, आगे बोलिए, Zn +2 सॉल्ट ब्रिज, कॉपर +2 से सॉलिड कॉपर, ये एक्वस, ये एक्वस, ये सॉलिड। ठीक है, ठीक है भाई, कोई डाउट इसमें? ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना यहाँ तक, ये दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब हमको क्या पता रहता है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दोनों के लिए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और उसमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी जान रहे हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी जान रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं? बोलिए, रिडक्शन पोटेंशियल ही जानते हैं ना अपन, है ना। और रिडक्शन पोटेंशियल अगर हमारे पास है तो अपन कैसे लिखेंगे? ठीक है, लिखिए, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिख के दिखाइए और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिख के दिखाइए मुझे जल्दी से, कैसे लिखते हैं आप? ठीक है, मैं इसको नस्ट इक्वेशन में लिख रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल के तौर पर। नस्ट इक्वेशन क्या था हमारा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, और यहाँ लॉग अभी भी जो बनाया हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ m प्लस एक्वस, ये बनाया था ना। तो एट 298 केल्विन की बात अपन कर रहे हैं, उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो एक बार मैं जिंक के लिए नस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पर रिडक्शन पोटेंशियल है और ये नॉन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वैल्यू तो रिडक्शन पोटेंशियल की ही गिवन है ना। तो हम नस्ट इक्वेशन से देखिए लिख रहे हैं इसको ना, ध्यान से समझिएगा। E Zn रिडक्शन लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ये ठीक है,
ये क्या हुआ, ई सेल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। फिर क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, यानी ई नॉट जिंक प्लस 2 से जिंक, ठीक है ना, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग। इसका इक्वेशन जब आप लिखते तो क्या लिखते, रिडक्शन में इक्वेशन कैसे लिखते आप, ऐसे लिखते, अभी जो हम लिख रहे थे, ये n इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बनता, ऐसे लिखते ना, जिंक प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और Zn बनाया, तब तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखोगे, नहीं समझे। तो फिर यहाँ पर कौन सा Q कितना आता, Q कितना आता है 1 अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो रिएक्टेंट का कौन बनेगा, यहाँ कौन है, जिंक है, जिंक की बात हो रही है ना, तो जिंक आएगा, दिस इज 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2 एक्वस, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। इसी तरह कॉपर का अपन लिखेंगे, तो कॉपर का क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं भाई, माइनस n, दिस इज log 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ठीक है। अब सेल कैसे निकालते हैं अपन, क्या तरीका था हमारा, ई सेल निकालने का, क्या तरीका होता है ई सेल निकालने का, क्या तरीका होता है ई सेल निकालने का, हाँ, कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल से एनोड वाले रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। अब बताइए डैनियल सेल में कौन कैथोड पर कौन एनोड पर, ये तो आपको पता है ना, कॉपर कहाँ होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और ये कहाँ होगा, जिंक एनोड पर। तो हमको क्या करना है, कैथोड वाले से एनोड वाले को माइनस करना है, कैथोड वाले को एनोड वाले से माइनस करना है, कर दीजिए माइनस, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, करिए माइनस, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, माइनस कर दीजिए इसको इससे, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, तो क्या बनेगा, बनाइए बनाइए, माइनस करिए, माइनस करिए जल्दी से, किए माइनस, इधर लिख रहा हूं मैं ना, देयरफॉर ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कौन है, ये लिख देते हैं, ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n, और log 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन, और माइनस किसको करना है, एनोड वाले को, तो माइनस एनोड वाला, ठीक है, समझे। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक साथ लिख लेते हैं ब्रैकेट खोल के, तो ये बनेगा हमारा ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर, और वो माइनस में आएगा ई नॉट जिंक प्लस 2 से जिंक, ठीक है। बचा क्या, बचा माइनस दिस और माइनस माइनस प्लस दिस, तो इसमें भी 0.0591 अपॉन n, और इसमें भी कॉमन निकाल लिए माइनस के साथ, तो माइनस के साथ इसको हमने कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, ये लॉग ये, और यहाँ क्या बचेगा, माइनस, क्यों माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो प्लस ये पार्ट और माइनस ये पार्ट, तो मैं माइनस 0.0591 अपॉन n कॉमन निकाल रहा हूँ, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस था तो माइनस, समझ रहे हैं ना, करके देखिए, ये बना, ठीक है। हाँ, उसके बाद
ये क्या चीज़ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से वैल्यू पता चल जाएगी। कॉपर के लिए कितनी होती है? प्लस 0.34। जिंक के लिए कितना होता है? माइनस 0.76। तो ये अपन वहाँ से उठाएंगे, ये तो डायरेक्ट कोट होगा। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? देखिए, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, SRP माइनस SRP, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, क्या है ये? E नॉट सेल है। सो दिस इज E नॉट सेल। समझे कि नहीं समझे? दिस इज E नॉट सेल और माइनस दिस इज 0.591 अपॉन, इधर देखिए, दिस इज log A माइनस log B। क्या होता है log A माइनस log B? log A अपॉन B। सो दिस इज A और अपॉन में दिस इज B, 1 अपॉन जिंक आयन कंसंट्रेशन, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो जिंक आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर आयन कंसंट्रेशन। तो अब इसको डायरेक्ट अपन कोट कर लेंगे। ये बन गया। आया यहाँ तक कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? हाँ, अब पहचानिए जिंक कहाँ था? एनोड में कि कैथोड में? हाँ, और कॉपर कहाँ था? बस, तो इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख लिया, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन N। दिस इज log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये बन गया EMF निकालने का तरीका, बेसिक फॉर्मूला। तो आपको डेरिवेशन नहीं याद रखना है, डेरिवेशन नहीं पूछता परीक्षा में कभी। ये पूछेगा कि सेल का पोटेंशियल आप कैसे निकालेंगे जब टेम्परेचर 298 है और कंसंट्रेशन कुछ भी है, यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर। ये चीज़ अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.0591, मतलब टेम्परेचर कितना रख चुका हूँ? टेम्परेचर रख के वो पार्ट सॉल्व करके ये आया था। याद आया कि नहीं आया? यहाँ से ये इक्वेशन, ये याद आया? ये कहाँ से आया था? 298 रखने के बाद RT डिवाइडेड बाय F किया, उसको सॉल्व किया तो ये मिला नंबर। तो यहाँ ऑलरेडी टेम्परेचर कितना रखा चुका है? कितना रखा चुका है? हाँ, फॉर टेम्परेचर 298 केल्विन। और अगर 298 केल्विन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे RT डिवाइडेड बाय F। क्या लिखेंगे? RT और एक और लॉग के सामने वाला 2.303, RT 2.303 डिवाइडेड बाय F को सॉल्व होकर के ये आया था। तो उसको एज इट इज़ रखेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू 298 के अलावा जो होगी कोट करेंगे और फिर निकालेंगे। लेकिन नॉर्मली वो 298 के लिए पूछेगा, इसलिए ऐसे निकालेंगे। ये हो गया भाई यहाँ तक? ठीक, ये नोट करें, ये एक एप्लीकेशन हुआ। दूसरी चीज़ देखिए, टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको अपन लिखेंगे KC या K, सिंपल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन, टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए मैं एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल कोट कर रहा हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन, बोलिए कैसे लिखते हैं आप? जिंक प्लस कॉपर 2, इधर ये क्या बनेगा? जिंक प्लस 2 से कॉपर। ठीक है, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे आप? देखिए, वहाँ जो लॉग Q आ रहा था ना, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट ही क्या बन जाता है? इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कोशेंट एक्चुअल में बताता क्या है कि रिएक्शन किधर जाने वाली है ना। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। क्या बताता है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन इधर भागेगी फॉरवर्ड में कि बैकवर्ड में जाएगी। इक्विलिब्रियम का याद है थोड़ा बहुत भी आपको? अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो याद करिए, रिएक्शन कोशेंट हमेशा क्या बनना चाहता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर रिएक्शन कोशेंट इधर चला गया तो वो किधर भागेगा? रिएक्शन को कहाँ ले जाएगा? बैकवर्ड में, ताकि Q किसके बराबर हो जाए? K के बराबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। और अगर प्रीडोमिनेशन इधर है रिएक्टेंट की तरफ, तो ये Q किधर भागता है? प्रोडक्ट की तरफ, ताकि ये K बन जाए वापस। तो वो इक्विलिब्रियम बनना चाहता है हमेशा। याद आया?
तो उसी Q को मैं क्या लिख दूंगा, K। तो जहां log Q आया था वहां क्या आ गया, log K। समझे ना? देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है ना। और सॉलिड के केस में एक्टिव मास कितना ले लेंगे अपन, 1। तो ये 1 हो गया, ये हट गया, ये 1 हो गया, ये हट गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आया, Zn+2 डिवाइडेड बाय कॉपर +2 एक्वस, और ये भी एक्वस, यही आया ना। और यही तो था, अगर आप याद करें Q, ये क्या चीज़ है, एनोड का कंसंट्रेशन, ये क्या चीज़ है, कैथोड का कंसंट्रेशन। तो एनोड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड का कंसंट्रेशन, यही क्या होता था, Q। तो Q की जगह ही अपन क्या पुट कर रहे हैं, K। ठीक है। एक दूसरी चीज, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये तो सब आप जानते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का क्या मतलब है, रिएक्शन क्यों होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होंगे। तो दोनों तरफ का रेट कैसा हो जाएगा, बराबर। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया, यानी एक हाफ सेल से उधर जाने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उधर से इधर आने वाले चार्ज, हालांकि इधर से अगर जा रहा है चार्ज तो दूसरा चार्ज कहाँ से आएगा, इंटरनल सॉल्ट ब्रिज से होते हुए चार्ज फ्लो कराना है भाई ना, समझ रहे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से, दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और अगर बराबर हो गया तो फिर सेल काम करना बंद कर देगा, समझ रहे हैं। सेल तभी काम करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागें या इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं या बैकवर्ड डायरेक्शन में आए, तब तो रिएक्शन चलेगी। और रिएक्शन होगा तो सेल काम करेगा। और जैसे ही दोनों तरफ की स्पीड बराबर हो गई, इधर से जाने वाली इधर से जाने वाली, तो फिर सेल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम आता है तो रेट ऑफ फ्लो दोनों तरफ के, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर हो जाते हैं। और उस समय ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो जाता है, 0। ये चीज़ समझे ना भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 0 हो गया, इधर उधर 0 नहीं, बराबर हो गया दोनों तरफ के, तो फिर ये कितना हो गया, 0 हो जाएगा। नहीं समझे, ये समझे कि नहीं समझे, बोलिए बोलिए, समझ गए। अब इसको अपन रख देते हैं नस्ट इक्वेशन में। इसके लिए अगर मैं नस्ट इक्वेशन लिखना चाहूँ कैसे लिखूंगा अभी तो लिखा आपने ना, एक इक्वेशन बनाया फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। क्या लिख रहे थे आप, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस मैं डायरेक्ट कोट कर रहा हूँ, 2.303 RT अपॉन NF log concentration of Zn प्लस, और ये नहीं समझे। यहाँ क्या था, 0.0591, वो किसकी वजह से आया था, ये मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये डिवाइडेड बाय ये। इसको सॉल्व करके ही लिखा ना, तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। कोई डाउट? अरे ये वापस से सॉल्व होकर के क्या बन जाएगा, अगर टेम्परेचर 298 है तो वही तो बन गया। तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी अभी आपने लिखा ना सेल के लिए ईएमएफ ये आया, और इक्विलिब्रियम में देखिए ई सेल कितना, 0, तो इसको 0 पुट कर दीजिए। दिस इज 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log, और Zn प्लस डिवाइडेड बाय Cu2 प्लस, Q लिख दो, Kc लिख दो। Q ही इक्विलिब्रियम में क्या बन जाता है, K बन जाता है, तो वही Q क्या बन गया है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना। अब ये 0 हो गया है, तो ये पूरा पार्ट उठा के मैं इधर ले आता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, उधर नेगेटिव है, तो ये बन गया E नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF, एंड दिस इज log Kc, है ना। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N
log Kc, किसके लिए? जब टेम्परेचर कितना हो 298, तो ऐसे लिख देंगे उसी चीज़ को, समझे ना। और जब नहीं है तो फिर ये यूज़ कर लेंगे। अगर टेम्परेचर 298 नहीं है तो अपन डायरेक्ट ये यूज़ कर रहे हैं, और 298 है तो ये यूज़ कर रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई ना। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो, इसको बचा लो, बाकी सबको इधर भेज दो, है कि नहीं? ठीक है, तो हमने ये बचाया log Kc, और ये सब इधर भेजे, तो ये हो गया n/0.0591 E0 सेल ये। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, तो Kc निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पार्ट सॉल्व करेंगे। E0 सेल निकालना तो आता है ना, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या दे देगा? E0 सेल n/, ये करिए, सॉल्व हो गया। जब ये सॉल्व हो जाएगा लॉग इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। तो उस इक्वेशन, उस कैलकुलेशन का एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे, वही क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझे कि नहीं समझे? आप चाहो तो ऐसे लिख लो, आप चाहो तो यहाँ से इसको पलटा लो इधर, समझे भाई? इसको पलटा लीजिए अलग अलग अगर टेम्परेचर 298 नहीं है तो फिर आप कैसे इसको लिखेंगे? log Kc इज इक्वल टू, दिस इज NF अपॉन ये E0 सेल। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। और यहाँ से देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट log Kc कैलकुलेट करिए, तो आपको सिर्फ ये पार्ट सॉल्व करना है, एंटी लॉग नहीं निकालना। डायरेक्ट log Kc पूछता है एग्जाम में, तो log Kc आ जाएगा। और जब सिर्फ Kc पूछेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये सॉल्व करके क्या करोगे? लॉग उधर भेज के एंटी लॉग निकाल लोगे, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। दोनों तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, नोट करें। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमको गिब्स फ्री एनर्जी बताते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछते हैं। किसके किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? गिब्स फ्री एनर्जी बताएंगे और क्या पूछेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दिया जाएगा और गिब्स फ्री एनर्जी पूछा जाएगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है E0 सेल का, ये लिखो या ये लिखो। इसमें क्या चीज़ छुपा हुआ है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन हम जानते हैं E0 सेल के साथ क्या होता है। Kc लिखो, log Kc लिखो, एक ही चीज़ है। गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रिलेशन है? तो आपने ये पढ़ा है अभी अभी, ये पढ़ा है कि नहीं? और स्टैंडर्ड कंडीशन पर ये पढ़ा है। और E0 सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या संबंध है, ये पढ़ लिया। तो मैं अलग अलग टेम्परेचर के लिए डायरेक्ट इसको कोट कर रहा हूँ, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है ना। अब तो आप समझ गए 298 होगा तो यही चेंज होकर क्या बन जाएगा ये, तो मैं इसको कोट कर रहा हूँ। ठीक है, E0 सेल मुझे पता है, वहाँ से दिख रहा है, तो मैं E0 सेल की वैल्यू यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। देखिए E0 सेल कितना, 2.303 RT अपॉन NF, और ये क्या है? log Kc, है ना। तो यहाँ से ये NF और ये NF कैंसिल हो गया, है ना। अब आप वो 0.0591 नहीं रख पाएंगे क्योंकि F चला गया, तो वो नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो अब ये कितना बचा? इसको डेल्टा G0 कर लेते हैं। G0 इज इक्वल टू NF कैंसिल हो गया, ये बचा -0.303 RT log Kc, बस। तो अगर गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज दिया हुआ है और आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम ये रिलेशन यूज करेंगे। R हम जानते हैं, टेम्परेचर वो बताएगा, समझ रहे हैं? या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी, ये यूज करके निकाल लेंगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए एक चीज आपको पता होगी, अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है, उस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 होगी, कि मोर देन 1 होती है। रिएक्शन किधर भागता है याद है आपको? डेल्टा जी की वैल्यू हाँ पॉजिटिव जब होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज लेस देन 1, और
और रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट, यानी रिएक्शन किधर भागेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्टेंट की तरफ, याद आया। और यही डेल्टा जी जब 0 हो जाता है तो ये क्या हो जाता है 1, और k इज इक्वल टू 1 हुआ, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, समझे ना। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई तो फिर प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट होता है, रिएक्शन किधर चलती, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और उस समय ये मोर देन 1 होता है, इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें हम इतने ही डिस्कस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपके लेवल के लिए सब कुछ कंक्लूड हो गया इसमें नस्ट इक्वेशन में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अपन एक्सरसाइज बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन आता ही है इसमें, समझ गए, क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है, और कंपटीशन लेवल में तो बिना इसके पेपर ही नहीं बनता है, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही इसका 100% नस्ट इक्वेशन से, ठीक है। तो अपन अब अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं।